हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर अचीवर। ये हमारा जीन लाइब्रेरी पार्ट 2 है। इससे पहले हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं जल्दी जल्दी। हमने जाना था जीन लाइब्रेरी क्या होता है। लार्ज कलेक्शन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। जब हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को क्लोन करके उनको कलेक्ट करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए फ्रैगमेंट को क्लोन करके उसको कलेक्ट करते हैं, इसी को हम बोलते हैं जीन लाइब्रेरी। ये हम दो तरीके से करते हैं, या तो हम उसके जीनोमिक सीक्वेंस को, कंप्लीट जीनोमिक सीक्वेंस को हम क्लोन करें, इसको हम बोलते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी, या फिर हम उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस को हम क्लोन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं cDNA लाइब्रेरी। ठीक है, तो हमने जो बात करी थी कि ये कहाँ से आया है, इन सब के बारे में बात करी थी। ग्रीगर जॉन मेंडल का बहुत बड़ा रोल था जीन की डिस्कवरी में। इन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करे थे, तो इसके बारे में हमने जाना था क्या होता है, जीन कहाँ से आता है। सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर कंडेंस फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर हमारे जीन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, जो डीएनए होता है आरएनए में ट्रांसक्राइब होता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। आरएनए से फिर क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है ट्रांसलेशन के थ्रू, तो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ह्यूमन सेल के अंदर 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड पेयर होते हैं डीएनए के। ठीक है, इसके बारे में हमने जाना था। जीन लाइब्रेरी क्या होती है, दो टाइप की होती है, एक होती है जीनोमिक लाइब्रेरी, एक होती है cDNA लाइब्रेरी। सबसे पहली बार लाइब्रेरी की डिस्कवरी किसने करी थी, फ्रेडरिक सेंगर ने करी थी। और हमने क्या देखा था, जीन लाइब्रेरी कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होती है, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, इसके बारे में जाना। फिर इसके बारे में इस डायग्राम से हमने पूरा एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करी थी। फिर हमने ये भी जाना था कि हम जो नंबर ऑफ़ लाइब्रेरी मेंबर्स, कितने नंबर ऑफ़ लाइब्रेरी मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसको हम किस फॉर्मूले से डिराइव करते हैं। तो ये फार्मूला था जिससे हम ये ड्राइव करते हैं। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि हम जीनोमिक लाइब्रेरी को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम आइसोलेट करते हैं टारगेट डीएनए को, फ्रेगमेंटेशन करते हैं, वेक्टर प्रिपरेशन, लाइगेशन करते हैं, फिर उसके बाद हम स्टोर करते हैं और देन स्क्रीनिंग करते हैं। तो स्टोरेज तक की बात हमने देख ली, स्क्रीनिंग देख ली थी। स्क्रीनिंग हम दो तरीके से करते हैं, एक हम करते हैं कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन, एक हम करते हैं प्लाक हाइब्रिडाइजेशन। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था हम आइसोलेट कैसे करते हैं जीनोमिक डीएनए को, फ्रेगमेंटेशन कैसे करते हैं। दो तरीके के मेथड होते हैं, या तो मैकेनिकल शेयरिंग या फिर न्यूक्लियस ट्रीटमेंट। हम प्रेफर करते हैं न्यूक्लियस ट्रीटमेंट को। क्यों करते हैं वो भी मैंने बताया था, है ना। इसके साथ साथ हमने वेक्टर प्रिपरेशन की जो बात थी, इन सब की बात जो थी हमने अच्छे से किस में कर रखी थी, इसकी बात हमने कर रखी थी अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाले लेक्चर को। लेकिन मैंने उसके बारे में आपको डिटेल में यहाँ पर भी समझाया है अपने लास्ट लेक्चर में। हम स्क्रीनिंग कैसे करते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी की, तो हम दो तरीके से करते हैं। कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन पूरी टेक्निक अपन ने पढ़ी। इसके बाद हमने स्क्रीनिंग बाय प्लाक हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ा। उसके बाद हमने देखा एप्लीकेशन, हम कैसे अप्लाई, मतलब क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं जो जीनोमिक लाइब्रेरी के, हम कैसे अप्लाई करते हैं नॉर्मल लाइफ में इस जीनोमिक लाइब्रेरी को, तो इसके बारे में हमने जाना। फिर हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात नहीं करी, इसलिए क्योंकि इस पर हम नया लेक्चर, मतलब एक सेपरेट लेक्चर लेंगे। फिर हमने बात करी थी कि जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडी प्रोजेक्ट क्या था, किस टाइप का था, इसके बारे में भी हमने बात करी थी। इसके बाद हमने अपना लेक्चर स्टॉप कर दिया था क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया था। अब हम बात करते हैं cDNA लाइब्रेरी। सबसे पहले हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता क्या है। देखिए, एक होता है mRNA, है ना। आरएनए क्या होता है, राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड होता है। इससे हम क्या बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। इसके ऊपर मान लीजिए कोई भी सीक्वेंस है AUGC, है ना, ये सीक्वेंस है, इसका हम क्या बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं। तो इस सीक्वेंस का जब हम कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे तो क्या बनेगा, AUGC, है ना। इससे क्या बनेगा, सी किससे बाइंड करता है, जो साइटोसिन है होता है वो ग्वानिन से बाइंड करता है, ग्वानिन साइटोसिन से, यूरेसिल एडेनिन से, और एडेनिन किससे बाइंड करता है, थाइमिन से डीएनए में। ठीक है, जब फिर इसके बाद है ना, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री बना, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करते। इसके बाद क्या होता है, इसके फिर से इससे क्या बनते हैं, दो पेरेंट, इस पेरेंट से क्या बनते हैं, दो डॉटर डीएनए बनते हैं। तो इसका वाला जो डीएनए है ना, जो इससे आता है उसको हम यूज़ करते हैं, इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यानी कि cDNA लाइब्रेरी क्या होती है, इसमें हम कलेक्शन करते हैं क्लोन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेस्टेड cDNA, इन डीएनए फ्रेगमेंट्स की हम क्लोनिंग करते हैं, जहाँ पे जो हमारा cDNA होता है ये रिप्रेजेंट करता है mRNA को। mRNA जो पर्टिकुलर स्टेज में ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, और जितने भी जीन्स होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं सेल्स में अपनी डिफरेंट स्टेज के डेवलपमेंट में। होता क्या है, एक बार बता देती हूँ।
क्या होता है, एक होता है डीएनए, जिसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। डीएनए से बनता है आरएनए, है ना। इस आरएनए को हम, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से जो हमारा प्रोटीन होता है, इसको बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, इनके लेक्चर्स आएंगे, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन, जब डीएनए से आरएनए बन जाता है। तो जब ये डीएनए से आरएनए बनता है, तो जो डीएनए होता है वो तो डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। इसको हम बोलते हैं एमआरएनए। इसके ऊपर क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारी प्रोटीन चेन्स बन जाती है ना, पॉलीपेप्टाइड एक दूसरे को आके बाइंड करते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ये वाली जो प्रोसेस है, अलग अलग स्टेजेस होती हैं, तो अलग अलग स्टेजेस पे जब पर्टिकुलर स्टेज पे हम जीन को एक्सप्रेस करवाते हैं, है ना, या फिर हम उसकी क्लोनिंग कराते हैं, इसी को हम बोलते हैं cDNA लाइब्रेरी। ठीक है, क्या बोलते हैं, cDNA लाइब्रेरी। ठीक है, अब क्या क्या स्टेप्स होते हैं cDNA लाइब्रेरी को कंस्ट्रक्ट करने के। सबसे पहले हम आइसोलेट करते हैं mRNA को। हमने जीनोमिक लाइब्रेरी में बात करी थी कि हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं, यहाँ पर हम आइसोलेट करते हैं mRNA को। आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड पे लेक्चर आ चुका है वैसे। जो इसके बाद हमने सबसे पहले mRNA को आइसोलेट करा, इसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। मैंने बताया ना, जो mRNA होता है फिर उसका हम कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं, इनके फिर जो डॉटर होते हैं उसमें से जो कॉम्प्लीमेंट्री वाला होता है वो हम उठा लेते हैं। तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फ्रेगमेंट बनाए, इसके बाद हम इनको, इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को एक वेक्टर के अंदर डालते हैं। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर कुछ नहीं, एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि क्या करता है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये हमारा अब जीन ऑफ इंटरेस्ट बन गया, जिसको हमें कॉपी क्लोनिंग करानी है, तो इसको कैरी करता है और होस्ट के अंदर ले जाता है। तो अब क्या होगा कि ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन गया, इसको हम डाल देंगे वेक्टर के अंदर। तो ये वेक्टर के अंदर आ गया। अब ये वेक्टर किसके अंदर ले जाएगा, इसको ले जाएगा होस्ट के अंदर। ठीक है, तो होस्ट के अंदर ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब क्लोनिंग हो गई, सूटेबल वेक्टर सिस्टम में आ गया। इसके बाद हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इसको सूटेबल होस्ट के अंदर, और फिर इसके बाद हम स्क्रीनिंग कर लेते हैं कि होस्ट के अंदर गया कि नहीं गया। ठीक है, इसी को, ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इसी को हम cDNA लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन, इस तरीके से हम लाइब्रेरी बनाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए मान लीजिए आपके पास कोई भी टिश्यू है या सेल है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर mRNA है या फिर डीएनए। अगर डीएनए होगा तो उससे तो हम मतलब पार्शियल डाइजेशन कराएंगे, या फिर डायरेक्ट डीएनए को क्या कर देंगे, हम वेक्टर के अंदर डाल देंगे। अगर mRNA होगा तो mRNA का हम क्या करेंगे, cDNA बनाएंगे, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। कैसे बनाते हैं मैंने आपको बताया। अब इस cDNA को या फिर इस डीएनए को हम इस वेक्टर के अंदर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं ये ऐसे, इन्हें हम मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। ये डीएनए फ्रेगमेंट को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस कट करते हैं, इनको हम और जो कट करने की प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। ठीक है, तो अब ये जो cDNA होता है, ये वेक्टर के अंदर हम इंसर्ट कर देते हैं लाइगेशन। लाइगेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो cDNA को और वेक्टर को हम जोड़ देते हैं लाइगेज एंजाइम के थ्रू। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इनकी पैकेजिंग कर देते हैं। इसको हम, या तो अगर हमारा जो वेक्टर है, वेक्टर अलग अलग होते हैं, फाजमेट वेक्टर होता है, फाज वेक्टर होता है ना, लैम्डा फाज वेक्टर होता है, कॉस्मेट होता है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होते हैं, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होते हैं, है ना, ये सारे वेक्टर्स होते हैं। तो वेक्टर्स के ऊपर मैंने 2 लेक्चर बनाए हैं, उसके अंदर वेक्टर्स को काफ़ी कंप्लीट करने की कोशिश करी गई है। मैंने प्लाज्मेट के बारे में, फाजमेट के बारे में, फाज के बारे में, कॉस्मेट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर ज़रूरत हो तो देखना, मतलब वैसे अगर आपको नहीं, आपके सिलेबस में तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था, ये वो डीएनए होते हैं जो ट्रांसफ़र करते हैं किसको, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट सेल के अंदर। अब यहाँ पर हम पैकेजिंग कराते हैं उस केस में, जिस केस में मतलब पैकेजिंग हम, जब हमारा जो वेक्टर फाज होता है तो उस केस में हम पैकेजिंग कराते हैं। इसके बाद जब हम पैकेजिंग करा लेते हैं, उसके बाद या तो हम उसकी बहुत सारी क्लोनिंग्स बना देते हैं, बहुत सारी क्लोनिंग्स बना लेते हैं, या फिर हम उसको क्या करते हैं, स्क्रीनिंग कर लेते हैं। हम चेक करते हैं कि जो हमारा क्लोन हुआ है, यहाँ पे जो लाइगेशन हुआ है, ये रिकॉम्बिनेंट बना है या नहीं बना। रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, जब ये cDNA इन वेक्टर से बाइंड हो जाता है ना, तो ये अलग स्पीशीज़ का है, ये अलग स्पीशीज़ के हैं। तो जब 2 स्पीशीज़ के जो जीन होते हैं वो एक दूसरे से हम इंटीग्रेट कराते हैं, इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट, है ना। हाइब्रिडाइज हो गए, 2 मिलके एक बना, तो इसको बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेंट। तो ये जो रिकॉम्बिनेशन हुआ है या नहीं हुआ, इसको हम चेक करते हैं।
ठीक है, इसकी स्क्रीनिंग करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि हम आइसोलेशन कैसे करते हैं एमआरएनए का। इसकी अलग अलग टेक्निक होती है। सबसे पहले क्या होता है, हमारा सेल होता है। सेल के अंदर सिर्फ एमआरएनए तो नहीं होगा, है ना। सेल के अंदर क्या क्या होगा, सेल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होगी, प्रोटीन होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, न्यूक्लियस होगा, डीएनए होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेल को तोड़ देते हैं। बहुत सारे बफर डिटर्जेंट्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, सेल को तोड़ देते हैं। फिर हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं मिक्सचर को घुमा देते हैं। सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है जो क्या करती है, सेपरेट डेंसिटी के बेसिस पे कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देती है, मिक्सचर को सेपरेट कर देती है। तो सेंट्रीफ्यूज करते हैं मिक्सचर को और कलेक्ट कर लेते हैं सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट क्या होता है, मान लीजिए आपकी ट्यूब है ना, आपने इसको क्या करा, इसको सेंट्रीफ्यूज करा, तो नीचे ऐसा ऐसा पार्ट रह गया इस टाइप का, और ऊपर ये लिक्विड पार्ट रह गया। तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सुपरनेटेंट, और जो नीचे, इसको हम बोलते हैं सुपरनेटेंट, और नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं पैलेट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो सुपरनेटेंट होता है ये तो हमारे काम का होता है, इसको हम ले लेते हैं और पैलेट को हम फेंक देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इस मिक्सचर को क्या कॉलम क्रोमेटोग्राफी में ले जाते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक होती है, इसमें हम जो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कॉलम में लेकर जाते हैं, और जो हमारे आरएनए होते हैं हम उसको सेपरेट कर लेते हैं इस टेक्निक के थ्रू। ठीक है, तो ये टेक्निक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अगर मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगी ना तो ये आधा अधूरा हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए नहीं बता रही। बस इतना होता है कि जो क्रोमेटोग्राफी होती है एक टेक्निक होती है जिससे हम मिक्सचर को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। मान लीजिए एक सॉल्यूशन है ना, एक सॉल्यूशन है, चाय ले लीजिए, चाय है, चाय किस किस से मिलकर बनी है, इसके अंदर शुगर भी डली है, चाय की पत्ती भी डली है ना, चाय की पत्ती भी डली है, और क्या क्या डला है, शुगर डली और दूध डला है ना, कुछ मान लीजिए अदरक डली है, अदरक पीती हूँ मैं चाय में ना। तो ये सारी चीज़ें, अब हमने क्या करा, क्रोमेटोग्राफी से क्या करते हैं, हम इन सबको अलग अलग कर लेते हैं, शुगर को अलग कर लेते हैं, चाय में मिक्स हो गया। क्रोमेटोग्राफी ऐसी टेक्निक होती है, इससे हम मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। तो चाय हमने डाली क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में, शुगर अलग कर ली, चाय की पत्ती अलग कर ली, दूध अलग कर लिया, और जो अदरक है वो भी अलग कर ली। मतलब हाइपोथेटिकल है, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आइसोलेट कर लिया हमने, सबसे पहले हमने सेल तोड़ा, सेल के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करा, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से हमने आरएनए को क्या करा, सेपरेट कर लिया, मिक्सचर से अलग कर लिया। अब इसके बाद हम इस आरएनए का क्या करते हैं, cDNA फ्रेगमेंट यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फ्रेगमेंट बनाते हैं। इसके लिए हम अलग अलग अप्रोचेस अभी तक डेवलप करी गई हैं एमआरएनए को आइसोलेट करने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहला स्ट्रैंड सिंथेसाइज करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है, अब आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। डीएनए से आरएनए जब बनता है, इस प्रोसेस को मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, तो आप बोर हो चुके होंगे, लेकिन याद हो चुका होगा कि इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब उल्टा हो, आरएनए से जब डीएनए बने इसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और जिस एंजाइम से आरएनए से डीएनए बनता है वो एंजाइम होता है हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो फर्स्ट स्ट्रैंड सिंथेसिस होती है हमारी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से, मतलब आरएनए से जो डीएनए बनता है वो इस एंजाइम से बनता है। फिर उसके बाद जो आरएनए टेम्पलेट होता है वो हम रिमूव कर देते हैं, और जो सेकेंड स्ट्रैंड होता है उसकी सिंथेसिस कराते जाते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए इस तरीके से। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे एक मिनट, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, ऐसे बताती हूँ। ये हमारा एक आरएनए का स्ट्रैंड है ना, जिसका AUCG, ये इसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। इसका हमने क्या बनाया, कॉम्प्लीमेंट्री बनाया। तो हमारा क्या बना, कॉम्प्लीमेंट्री रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से हमने क्या करा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाया। तो क्या बना, CGAT। अब हम क्या करते हैं, जब इसके और कॉपीज़ बनती हैं तो इससे एक अलग डॉटर बनेगा, इससे एक अलग बनेगा, है ना। तो इस वाले को हम यूज़ करते हैं, इसकी फिर आगे हम सिंथेसिस कराते हैं। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि आरएनए सीक्वेंस जो होता है उसके अंदर यूरेसिल होता है, लेकिन डीएनए के अंदर तो थाइमीन होता है। तो हम क्या बनवाते हैं, थाइमीन हमें चाहिए होता है, तो इसके अंदर तो यूरेसिल प्रेजेंट होगा, तो इसकी हम सिंथेसिस नहीं कराते। हम जो सेकेंड स्ट्रैंड होता है इसी की सिंथेसिस कराते हैं। ठीक है, अरे
तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे mRNA था, mRNA को हमने ट्रांसक्राइब कराया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से, तो यहाँ पर RNA कॉम्प्लीमेंट्री DNA बना। अब इसके बाद हमने क्या करा, रिमूव करा RNA को एल्कलाई से, है ना, और एक पॉलीटेल ऐड कर दी, यहाँ पर पॉलीटेल ऐड कर दी, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री DNA। अब ये जो यहाँ पे ये जो कॉम्प्लीमेंट्री DNA, इसको हमने RNA से अलग कर दिया, सिंगल स्ट्रैंड हो गया कॉम्प्लीमेंट्री DNA। फिर हमने इस कॉम्प्लीमेंट्री DNA का क्या बनाया, दोबारा से इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनवाया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या करा, इसको मिथाइलेट करा, है ना। फिर इसके बाद हमने इसकी बहुत सारी कॉपीज़ बना दी, डबल स्ट्रैंडेड cDNA बन गया। लिंकर हमने इसमें डाल दिए, है ना। लिंकर का काम क्या होता है, मान लीजिए अभी ये जो स्ट्रैंड है इस टाइप का है, लेकिन जब हमें इसको वेक्टर में जोड़ना होगा तो ये ऐसे कैसे जुड़ेगा, लाइगेज एंजाइम को स्टिकी एंड्स की ज़रूरत होती है। तो ये लिंकर क्या करते हैं, स्टिकी एंड, है ना, एक एक छोड़ क्या करते हैं, यहाँ पे स्टिकी एंड जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब स्टिकी एंड होंगे तो जब हम इसको लाइगेज के अंदर डालेंगे तो लाइगेज क्या करेगा, ऐसे बाइंड करेगा, है ना। तो यहाँ पर लाइगेज बाइंड करेगा, इस तरीके से वो जुड़ जाएगा, चिपक जाएगा, इन्हीं को हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स। तो लिंकर क्या करते हैं, स्टिकी एंड डेवलप कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है, वेक्टर से बाइंड करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये देखा, पहले में हमने देखा आइसोलेशन कैसे हुआ, अब फिर हमने ये देखा कि cDNA कैसे प्रिपेयर हुआ, ठीक है, और हमने cDNA की फिर कॉम्प्लीमेंट्री कैसे बनाए। अब हम देखते हैं कि हम क्लोनिंग कैसे करते हैं सूटेबल वेक्टर में। अब जो हमारा cDNA बन गया, है ना, ये cDNA बन गया, mRNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से हमने क्या बनाया, हमने cDNA की कॉम्प्लीमेंट्री बना दिए, इसके अंदर हमने लिंकर भी जोड़ दिए। अब क्या करते हैं, हम इसको इन वेक्टर, अब ये देखिए वेक्टर के पास भी एक एक स्ट्रैंड है, तो इन वेक्टर से चिपकने के लिए इन स्टिकी एंड्स की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, स्टिकी एंड को वेक्टर्स, मतलब ये जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री DNA है, इनको किसके अंदर डाल देते हैं, इनको हम डाल देते हैं वेक्टर्स के अंदर, किसकी हेल्प से, यहाँ पे डाइजेशन, ये जो वेक्टर्स होते हैं ये भी किससे कटते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम किसको काटते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री DNA को भी काटते हैं। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं लाइगेशन प्रोसेस के थ्रू। किस एंजाइम, कौन सा एंजाइम हेल्प करता है दो DNA को जोड़ने में, वो होता है लाइगेज एंजाइम, ठीक है। अब ये दोनों जुड़ जाते हैं, ये जैसे ही जुड़े तो ये फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम इन वेक्टर को हम डाल देते हैं ये वेक्टर के वो होस्ट सेल के अंदर। होस्ट यहाँ पर क्या है, बैक्टीरिया। अब इसको हमने बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, और हम DNA फिर बाद में क्या करते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं अलग अलग टेक्निक से, है ना। DNA आइसोलेट करते हैं हम अलग अलग टेक्निक से। तो यहाँ पर हम पहले चेक भी करते हैं कि जो हमारा वेक्टर है, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट, ये जो यहाँ पे बना ये होता है रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। ये इसके तो ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट है वो इकोलाई के अंदर गया कि नहीं गया, तो उसको हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग के अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। हमने जीनोमिक लाइब्रेरी में देखा था, दो टेक्निक से हमने स्क्रीनिंग करी थी, एक होता है कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन, एक होता है प्लाक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब जैसे ये हमारा जो हमारा वेक्टर है ना, ये वेक्टर क्या करते हैं, हम डालते हैं होस्ट के अंदर, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इन सूटेबल होस्ट। हम डालते कैसे हैं, तो ये जो वेक्टर है हमारा रिकॉम्बिनेंट, ये इस होस्ट के अंदर ऐसे ही तो चला नहीं जाएगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, होस्ट सेल को ट्रीट करते हैं, या तो हम कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं। तो क्या होता है, ये जो होस्ट होता है इसके अंदर पोर्स हो जाते हैं, उन पोर्स की हेल्प से ये इसके अंदर चला जाता है, मतलब छेद से हो जाते हैं, उन छेद से अंदर चला जाता है जो हमारा वेक्टर होता है। या फिर दूसरा होता है इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक होती है, टेक्नोलॉजी होती है, इसके थ्रू भी हम मतलब जो हमारा रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल होता है उसको होस्ट के अंदर इंसर्ट कराते हैं, या फिर जीन गन, है ना, गन टाइप की होती है, मॉलिक्यूलर गन होती है, इससे भी हम इसको इंसर्ट कराते हैं। तो ये थोड़ी एडवांस टेक्निक्स हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, तो हम स्क्रीनिंग करते हैं स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री DNA की प्लाज्मिड की cDNA में, है ना। एंटीबॉडी प्रोब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी कुछ नहीं, हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स होती हैं जो एक एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में बनती हैं और उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं, उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज़। तो हम, है ना, स्पेसिफिक cDNA लाइब्रेरी जो होती है इसको हम कैसे मतलब स्क्रीन करते हैं, एक तो हम एंटीबॉडी प्रोब से इसको स्क्रीन करते हैं, या फिर हम रेडियो लेबल्ड प्रोब यूज़ करते हैं, जिनके अंदर जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो हम प्रोब के अंदर डालते हैं। प्रोब क्या होता है,
एक मिनट। हाँ, जैसे क्या मान लीजिए ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, ये सीडीएनए है, इसको हमने डीनेचर करा तो सिंगल सिंगल बन गए। अब इसके ऊपर जो सीक्वेंस होगा वो हमारे पास अलग से प्रोब्स होते हैं, है ना, इनके अंदर भी सेम सीक्वेंस होगा। जब हम इन्हें डीनेचर करते हैं तो ये जो प्रोब होते हैं फिर इनको हम ऐसे जगह पे डालते हैं जहाँ पे प्रोब प्रेजेंट होते हैं, तो प्रोब इनसे बाइंड कर जाता है। जब प्रोब इनसे बाइंड कर जाता है तो हम जब मतलब रेडियो ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू जब हम चेक करते हैं तो हमें ब्लैक कलर का स्पॉट दिखता है, मतलब जो हमारा डीएनए है वो वही है जो हम चाहते थे, वही फ्रेगमेंट क्या हुआ है, क्लोन हुआ है जो हम चाहते थे। तो इस तरीके से हम स्क्रीनिंग करते हैं। अब डिटेल में देखते हैं, ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्क्रीनिंग करते हैं स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए प्लाज्मिड की सीडीएनए लाइब्रेरी में यूज़ करके एंटीबॉडी प्रूफ। तो होता क्या है, जैसे ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड है, रिकॉम्बिनेंट का मतलब हमारा जो मतलब हमारी मर्जी वाला जो सीक्वेंस था वो इसके अंदर है। तो इसके अंदर ये एक्सप्रेशन वेक्टर है। एक्सप्रेशन वेक्टर वो होते हैं जिसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बना सकें। तो इनके अंदर होता है प्रमोटर, ट्रांसलेशनल स्टार्ट सिग्नल, क्लोन सीडीएनए सीक्वेंस, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन सीक्वेंस, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये जो वेक्टर होता है जब हम इसको इकोलाई के अंदर होस्ट सेल के अंदर डालते हैं, अब हमने होस्ट सेल के अंदर डाला, होस्ट सेल को हम क्या करते हैं, ग्रो करा देते हैं प्लेट के अंदर। ये जो प्लेट होती है इसको हम बोलते हैं पेट्री डिश। पेट्री डिश के अंदर हम मीडियम डालते हैं। वो मीडियम में इसलिए डालते हैं कि बैक्टीरिया खाएगा तभी तो अपने आप को ग्रो करेगा, हम खाना खाएंगे तभी तो बड़े होंगे ना, तभी हमारे सेल्स ग्रोथ कर पाएंगे। इसी तरीके से जो बैक्टीरिया होता है उसको भी ग्रो करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, तो हम इसको मीडियम के अंदर डालते हैं। जब ये ग्रो हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हमने ट्रांसफॉर्म करा सीडीएनए को। अब इसके बाद हमने जब इसको प्लेट के अंदर ग्रो कराया, तो ग्रो कराने के बाद जब कॉलोनीज आ जाती हैं तो कॉलोनीज ग्रो हो जाती हैं। अब हम इन कॉलोनीज को क्या करते हैं, ये ट्रांसफ़र करते हैं एक एक कॉलोनीज को माइक्रो टाइटर डिश में। तो ये माइक्रो टाइटर प्लेट होती है। आपने जिसने भी एलाइजा पढ़ा होगा या एलाइजा टेक्निक यूज़ करी होगी उनको पता होगा, छोटी छोटी मतलब 96 वेल माइक्रो टाइटर प्लेट होती है जिसमें हम एलाइजा परफॉर्म करते हैं। तो ऐसी प्लेट के अंदर एक एक कॉलोनीज को हम इन प्लेट के अंदर डालते हैं, ठीक है। इन प्लेट के अंदर हम डालते हैं और ग्रो कराते हैं, फिर हम इसको स्टोर कर देते हैं। अब इसके बाद जो कॉलोनीज होती हैं उसको हम कहाँ ले जाते हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर। ये ग्रो हो गई कॉलोनीज, अब इसको हम मेम्ब्रेन फिल्टर पे ले जाते हैं और मीडियम पे ग्रो कराते हैं। अब तक क्या था, अब तक ये प्लेट थी, प्लेट के ऊपर मीडियम था और मीडियम के ऊपर क्या था, हमारी कॉलोनी ग्रो हो गई थी। अब हमने क्या करा, इसको माइक्रोटाइटर वेल के अंदर ले गए, है ना, और उसके बाद हमने इसको ग्रो कराया। अब क्या करा हमने, ये हमारी प्लेट है, प्लेट के ऊपर हमने क्या करा, फिल्टर रखा, है ना, ये फिल्टर रखा और इसके बाद हमने क्या करा, इसके ऊपर अपनी कॉलोनीज़ को ग्रो कराया, है ना। ये इसके ऊपर हमारी कॉलोनीज़ ग्रो हुई, है ना, मीडियम के ऊपर हमने फिल्टर रखा, फिल्टर के ऊपर हमारी कॉलोनीज़ ग्रो हुई। तो सीडीएनए प्रोटीन प्रोडक्ट यहाँ पर एक्सप्रेस होगा, है ना। यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर प्रोटीन भी बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि एक्सप्रेशन वेक्टर है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है ये फिर से आरएनए बनाएगा और ये जो आरएनए है वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा प्रोटीन और अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। अब हम इस फिल्टर को क्या करेंगे, उठा लेंगे, फिल्टर को ले जाएंगे, फिल्टर को लाइज करेंगे, मतलब इसके सेल्स को तोड़ देंगे, जो प्रोटीन बने होंगे इनके सेल्स को तोड़ देंगे। प्रोटीन प्रोडक्ट जो होगा सीडीएनए का वो फिल्टर से चिपका रहेगा, प्रोटीन तो चिपका रहेगा, बाकी की जो चीज़ें होंगी, जो बैक्टीरिया की सेल होगी वो टूटेगी, प्रोटीन नहीं टूटेगा। याद रखना, प्रोटीन नहीं टूटेगा, जो बैक्टीरियल सेल है वो टूटेगी। अब हम इस प्रोटीन को क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव एंटीबॉडी से रिएक्ट कराते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रोटीन होती है वो एंटीजन का काम करती है। मैंने आपको बताया था एंटीबॉडी क्या होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं जो क्या करती हैं, एंटीजन। हमारी बॉडी, हम नेचुरल इम्यून सिस्टम में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही कोई इन्फेक्शन होता है तो बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी एंटीबॉडी प्रिपेयर कर रखी होती हैं जो कि रेडियो एक्टिवली बाइंड होती हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन एंटीबॉडीज़ के ऊपर होते हैं।
अगर इनके मर्जी वाला एंटीजन इनसे जाकर बाइंड कर जाती है। अगर ये जो एंटीजन जो प्रोटीन है ये वही है जो हमें चाहिए तो ये जाके उससे बाइंड हो जाएंगी और हम फिर इसके बाद इसकी वॉशिंग कर देंगे। जब हम वॉशिंग कर देंगे तो जो बाइंड एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड वाली चीज़ें हैं जो बाउंड हो रखी है वो वॉश नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि तो चिपक गई हैं, ये तो वॉश होंगी नहीं, बाकी की वेस्ट चीज़ें वॉश हो जाएंगी। इसके बाद हम इसको ऑटो रेडियोग्राम में ले जाते हैं और अगर जो हमारे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स वाली प्रोटीन्स होंगी वो बाइंड होंगी और वो ब्लैक डार्क स्पॉट्स जैसे ये वाला स्पॉट दिख रहा है इस तरीके से हमें नज़र आती है और हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये वही हमने जो प्रोटीन हम चाहते थे वही एक्सप्रेस हुई है, जो डीएनए जो टारगेट डीएनए हमने डाला है वो सही है ना। इस तरीके से हम स्क्रीनिंग करते हैं। एक तो ये हो गया। अगर जल्दी लगाओ तो आप एक बार है ना दोबारा से देख लेना, या फिर अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप प्लीज़ बिल्कुल बेझिझक होकर कमेंट में डाल देना हमें नहीं आया समझ में, दोबारा बताओ, ठीक है। तो इसके बाद में एक होती है टेक्निक, एक तरीके से हमने स्क्रीनिंग करी, ठीक है, एंटीबॉडी प्रूफ से। दूसरा हम स्क्रीनिंग करते हैं कॉलोनी या फिर प्लाक हाइब्रिडाइजेशन। कॉलोनी और प्लाक हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप प्लीज़ जीनोमिक लाइब्रेरी वाला वीडियो देखना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कॉलोनी और प्लाक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हम डीएनए को देखिए कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन में तो यहाँ पे देखिए सॉरी, हाँ ये देख कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसके अंदर हम अपना जो प्लाज्मिड जो वेक्टर होता है वो डालते हैं और रेप्लिका प्लेटिंग के थ्रू हम क्या करते हैं इसमें प्लेट में डालते हैं, फिर रेप्लिका बना लेते हैं। कॉलोनी को हम ग्रो करते हैं फिल्टर के ऊपर, फिल्टर के बाद क्या करते हैं फिर हम डीनेचर करते हैं, तो डीएनए को तोड़ के सिंगल सिंगल स्ट्रैंड्स बना लेते हैं। ये जो सिंगल सिंगल स्ट्रैंड्स होते हैं फिर इसको हम इस मेम्ब्रेन को हम कहाँ लेकर जाते हैं, इस मेम्ब्रेन को हम प्रोब जो हाइब्रिडाइज प्रोब वाले फिल्टर पेपर होता है उसके अंदर हम ले जाते हैं। इसमें क्या होता है जो प्रोब मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए से अगर बाइंड कर जाते हैं तो उसको हम ऑटो रेडियोग्राम में डिटेक्ट कर लेते हैं और हमें ब्लैक कलर का स्पॉट दिखता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा प्लाक हाइब्रिडाइजेशन। प्लाक किस में बनता है, जब बैक्टीरियोफाज हमारा बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, प्लाक का फॉर्मेशन करता है। तो जो बैक्टीरियल कॉलोनीज होती हैं जैसे ऐसी ऐसी कॉलोनीज होती हैं इसके बीच में क्या होता है छेद हो जाता है, इसको हम बोलते हैं प्लाक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्लेट जो होती है जो लैम्डा फाज होता है प्लाक का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इस प्लाक को हम मेम्ब्रेन फिल्टर पर ले जाते हैं, फिर इसको क्या करते हैं हम डीनेचर करते हैं और जो डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं ये डबल स्टैंडर्ड फाज होता है। अगर फाज के अंदर डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल जीनोम होता है तो वो सिंगल स्ट्रैंड में हो जाता है, अगर सिंगल स्ट्रैंड होता है तो वो सिंगल स्ट्रैंड ही रहता है, ठीक है। फिर इस डीनेचर फाज को हम क्या करते हैं हाइब्रिडाइज करते हैं। ये लेबल्ड प्रोब हम इसके फिल्टर को लेबल्ड प्रोब के ऊपर रख देते हैं, ठीक है, लेबल प्रोब के ऊपर रख देते हैं। इसके बाद हम इसको ऑटो रेडियोग्राम टेक्निक से क्या करते हैं डिटेक्ट कर लेते हैं। अगर इस तरीके का ब्लैक स्पॉट आ रहा है मतलब हमारी टेक्निक सही हुई है, हमने अपना जो डीएनए है वही क्लोन कराया है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? तो अब हम इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं cDNA लाइब्रेरी के। मैं इतना जल्दी इसलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि इससे पहले वाला जो लेक्चर था मैंने काफ़ी आराम से समझाया है, पता है वो 40 मिनट तक पहुँच गया था वो लेक्चर, आप बोर ना हो जाओ इसलिए, क्योंकि इससे पहले वाला लेक्चर आराम से समझाया है और उसी के जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो उसमें यूज़ हो रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ है ना, जैसे कि बोर ना हो कि दोबारा वही पढ़ा रही है, ऐसा नहीं है ना। एप्लीकेशंस क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी के, सबसे पहले नोवल जीन्स की डिस्कवरी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। क्लोनिंग करते हैं हम फुल लेंथ cDNA मॉलिक्यूल्स की इनविट्रो जीन फंक्शन की इनविट्रो लैब में स्टडी करने के लिए हम cDNA लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं। आइसोलेट करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को, है ना, जिससे कि हम यूज़ कर सकें इसको और एक्सप्रेस करा सकें। मेन काम होता है एक्सप्रेशन का। क्या होता है कि जब आप लोगों ने जो जिम जाता होगा है ना उसको पता होगा कि प्रोटीन के डिब्बे आते हैं, प्रोटीन जो होते हैं प्रोटीन के बॉक्स आते हैं, प्रोटीन एक्स करके, इनको खाते हैं वो लोग। तो ये प्रोटीन कहाँ से बनती है,
है ना, इसी तरीके से बनती हैं। तो इन प्रोटीन को क्या करते हैं, हम एक्सप्रेस कराते हैं, पहले चेक करते हैं कि ये वही प्रोटीन है जो हमें ज़रूरी है, जो हमारी बॉडी को फ़ायदा देगी, तो उन प्रोटीन को हम क्या करते हैं, उनको एक्सप्रेस कराया जाता है। तो ये बहुत बड़ा टारगेट होता है कि मतलब हम एक्सप्रेशन वेक्टर की हेल्प से इनको एक्सप्रेस कराते हैं कि हमारे मतलब हमारे इंटरेस्ट की तो है ना, और हाई क्वालिटीज़ और क्वांटिटी इनकी ज़्यादा क्वांटिटी में हम इनको प्रोड्यूस कराते हैं, फिर प्रोटीन को प्यूरीफाई कराते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े बायो फर्मेंटर्स होते हैं, इसमें हम बहुत सारे प्रोटीन्स बनवाते हैं, बैक्टीरिया के अंदर इनको मल्टीप्लाई कराते हैं बहुत सारी, फिर प्रोटीन एक्सप्रेस होती है, फिर वो जो होती है निकल के प्यूरीफाई होकर डिब्बों में पैक होकर हमारे घर तक आती है ना, काफ़ी महंगे होते हैं वो। तो इन सब में यूज़ करते हैं। ये एक जनरल एग्जांपल था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो ह्यूमन इंसुलिन जीन है, अगर इसकी बात करें तो हम लोग इंसुलिन, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन का एक्शन ही इंजेक्शन लगता है, ठीक है। तो जो ह्यूमन इंसुलिन जीन है वो कहाँ से आती है ना, ये भी cDNA टेक्नोलॉजी से ही बनाई गई है। ये हम इंसर्ट करते हैं, इसको पहले इंसर्ट किया गया सीमियन वायरस 40 वेक्टर के अंदर, ठीक है। इस वेक्टर के अंदर इसको इंसर्ट करा गया, और इसके जो SV40 स्पाइस जंक्शन थे उनको डिलीट करा गया, और जो अर्ली प्रमोटर और पॉलीएडिनाइलेशन रीजन्स थे, इतना आप मत सोचिए, क्योंकि आपको फिर ना कन्फ्यूज़न होने लगेगा कि प्रमोटर क्या बता रही हूँ, पॉलीएडिनाइलेशन क्या है। हम एक्सप्रेशन वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें समझ लेना। यानी यहाँ हम एप्लीकेशन की बात करें तो खामखा ही डाल दिया मैंने, है ना। अब साथ ही साथ क्या करते हैं, ये हमें इन्फॉर्मेशन भी देता है कि हमारे जो पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन कैसे करते हैं, प्रोटीन कैसे एनकोड होते हैं, है ना। तो इन सब की इन्फॉर्मेशन भी हमें देता है। और साथ ही साथ हम cDNA सीक्वेंस पता लगा पाते हैं प्रोटीन का, है ना, विद डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज़, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को हम डेवलप कर सकते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होती है, एंटीबॉडीज़ भी प्रोटीन होती हैं। कौन सा प्रोटीन होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन। तो इनको भी हम डेवलप कर सकते हैं आर्टिफिशियली, तो इसके लिए भी हेल्प करता है। cDNA सीक्वेंस जो होता है वो यूज़ होता है एज अ प्रोब टू स्क्रीन जीनोमिक लाइब्रेरी को स्क्रीन करने के लिए इसको हम एज अ प्रोब भी यूज़ करते हैं। प्रोब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जो उसका ऑल्टरनेटिव से जाके बाइंड हो जाता है, हाइब्रिडाइज हो जाता है, ठीक है। तो जो cDNA सीक्वेंस होता है ये प्रोब की तरह भी यूज़ होता है स्क्रीन करने के लिए जीनोमिक लाइब्रेरीज़ को, और आइसोलेट करने के लिए जीन एनकोडिंग, जो जीन होते हैं उनको आइसोलेट करने के लिए, वो जीन्स जो कि पर्टिकुलर cDNA को टारगेट करते हैं उनको आइसोलेट करने के लिए भी हम cDNA सीक्वेंस को यूज़ करते हैं। तो काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया ये भी, लेकिन देखिए लेक्चर बड़ा हो इससे कोई मतलब नहीं है, एक्सप्लेन हो मतलब ऐसे एक्सप्लेन हो कि आपको समझ में आ जाए। इस लेक्चर को थोड़ा जल्दी इसलिए भगाया क्योंकि सारे बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझा दिए थे, और जो नहीं समझाए थे वो इसमें अच्छे से समझाए हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड ये चैनल्स हैं, टेलीग्राम पे एक करियर अचीवर नाम से चैनल है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, और फेसबुक पेज है। इन सब के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखे हैं, है ना। आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप लाइक कर सकते हैं, प्लीज़। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।